हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम आईई एरोडो के प्रॉब्लम 3.24 पर डिस्कस करेंगे। सो आप एक बार पहले क्वेश्चन सुने। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ई वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, where a is a constant, I and j are unit vectors of x and y axis. Find the flux of vector E through a sphere of radius r with its center at the origin of coordinate. यानी प्रॉब्लम ये है कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री मेंटेन करता हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इस फॉर्मूले से प्रेजेंट किया जा रहा है, स्पेस में प्रेजेंट है और उस स्पेस में एक स्फीयर को ऐसे प्लेस किया गया है कि उस स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पे है। जो स्फीयर गिवन है उसका रेडियस आर दिया हुआ है। हमें इस आर रेडियस के स्फीयर के सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो प्रॉब्लम का केस बिल्कुल सिंपल है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस आर है और स्फीयर के सरफेस से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने से पहले हमको यह समझना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के स्पेस में दिया हुआ है, जहां पर यह स्फीयर अवेलेबल है, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है। सो ध्यान दें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें जेड एक्सेस और जेड कोऑर्डिनेट यानी जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो क्लियरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल सिमेट्री मेंटेन करता हुआ है। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंटेशन कुछ आप ऐसे समझे कि जैसे ये जेड एक्सिस है वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस जेड एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट से प्लेनर सिमेट्री मेंटेन करती हुई रेडियल डायरेक्शन में बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप हो रही है। सो चूंकि 3D प्रेजेंटेशन होगा इसका, इसीलिए इसको डायरेक्ट एयर में ही समझें कि ये जेड एक्सिस है आपका, और इस जेड एक्सिस में हर पॉइंट से, जेड एक्सिस के हर पॉइंट से एक्स वाई प्लेन में सिमेट्री मेंटेन करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो रही हैं। यानी अगर आप इमेजिन करें तो ये सभी लाइंस डेवलप होके इस सेंट्रल जेड एक्सिस के हर पॉइंट के चारों तरफ एक रिंग क्रिएट कर रही है। तो निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस को, यही वजह है कि मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सिलेंड्रिकल सिमेट्री का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। अब इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री के इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जब इस स्फीयर से पास होंगी, क्योंकि ये फील्ड उसी रीजन में क्रिएट किया गया है जहां ये स्फीयर है, सो जिस जेड एक्सिस से ये लाइनें क्रिएट होंगी आप उस जेड एक्सिस को इस एक्सिस से कंपेयर कर लें। मान लें कि यही वो जेड एक्सिस है जिस जेड एक्सिस के अलोंग लाइंस क्रिएट की गई। सो इस क्वेश्चन में सपोज ये हमारा जेड एक्सिस, अगर ये जेड एक्सिस है तो बाकी एक्स और वाई एक्सिस को हम प्लेनर मान लेते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसे मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, और वाई एक्सिस आप इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड कंसीडर कर सकते हैं अंदर की ओर। सो एक्स एक्सिस इसे मान लेते हैं, वाई एक्सिस अंदर की ओर, और जेड एक्सिस ये एक्सिस जो यहां पर बना हुआ है इसे कंसीडर कर लिया जाता है। अब इस सिस्टम में, इस कार्टेशियन प्लेन में, इस प्रेजेंटेशन में हमें स्फीयर से पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री मेंटेन करता हुआ है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखें कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री मेंटेन करता हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिलेंडर के सरफेस पे फ्लक्स को जितनी इजीली कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है उतना ये किसी स्फीयर के सरफेस पे नहीं कर सकता है। हालांकि स्फीयर के सरफेस पर बहुत सारी छोटी छोटी रिंग बना करके थोड़ा इंटीग्रेशन यूज करके इसे सॉल्व किया जा सकता है, बट पहले मैं आपके सामने वो मेथड रखना चाहूंगा जिससे इस क्वेश्चन को और इजी बनाया जा सके। सो अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि ये स्फीयर जो है अपने चारों तरफ एक सिलेंडर को क्रिएट करके इन सभी लाइंस को सिमेट्रिकली मेंटेन कर सकता है, तो वो सिलेंडर किस तरीके से बनेगा, पहले आप इस बात पे आए। ये इलेक्ट्रिक लाइंस जैसा मैंने बताया, जेड एक्सिस, इस एक्सिस को अपना एक्सिस मान के हर एक्स वाई प्लेन पर रेडियली आउटवर्ड रिंग के फॉर्म में डेवलप हो रही हैं। तो ये लाइनें जब इस सिलेंडर, इस स्फीयर से पास होंगी तो इस स्फीयर से पास होते समय इनका जो प्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरीके का होगा। यानी ये लाइनें जब इस स्फीयर से पास होंगी तो ये कुछ
ऐसी नजर आएंगी इस स्फीयर के सरफेस पे। अब यहां पर एक बात का और ध्यान दें कि ये 2D बोर्ड है, तो जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो केवल एक फेस हो सकता है इस पिक्चर का। अगर आप इसको 3D में समझते तो 3D में कुछ ऐसे समझते कि जैसे ये स्फीयर आपके सामने रखा है और इस स्फीयर का जो वर्टिकल डायमीटर है वो एक्सिस है, और उस एक्सिस के हर पॉइंट से प्लेनर सिमेट्री मेंटेन करती हुई रेडियल लाइंस डेवलप हो रही हैं। तो वो लाइंस 3D में चारों तरफ होती, लेकिन बोर्ड में हम इनसे केवल एक फेस पे दिखा पा रहे हैं। आप इसे 3D में समझें, क्योंकि ये लाइनें इनवर्ड और आउटवर्ड सभी डायरेक्शंस में प्लेनर सिमेट्री मेंटेन करती हुई इस स्फीयर के सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी। अब यहां पर ध्यान इस बात पे दें कि इस स्फीयर के बाहर अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक सिलेंडर इमेजिन करूं, ध्यान रहे मुझे एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन करना होगा जो सिलेंडर उन सभी लाइंस को अपने में कवर कर पाए जो ये स्फीयर से पास हो रही हैं। तो जैसा दिख रहा है, मुझे एक ऐसा सिलेंडर क्रिएट करना होगा जिसकी हाइट तो इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर होनी चाहिए, यानी 2r होनी चाहिए, लेकिन जिसका रेडियस कंसीडर करने के लिए मैं फ्री हूं, यानी उस सिलेंडर का रेडियस मैं अपने आइडिया से कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसका जो हाइट है उसे फिक्स रखना होगा। हाइट मुझे फिक्स इसीलिए रखना होगा क्योंकि अगर मैं उस सिलेंडर की हाइट को इस स्फीयर के रेंज से बाहर तक कंसीडर करता हूं, मान लीजिए इस प्लेस तक, तो इस रीजन ऑफ जेड एक्सिस से भी लाइनें निकल रही हैं। ध्यान दें कि इस जेड एक्सिस पार्ट के स्ट्रिंग पार्ट से भी लाइंस निकल रही हैं। तो ऊपर के इस सिलेंड्रिकल हिस्से पर जाने वाली लाइनें एक एडिशनल पार्ट ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी जो कि स्फीयर के सरफेस से पास नहीं होगा। तो चूंकि ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें स्फीयर के सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो स्फीयर के सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए आप उतना ही सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं जिसके लिए आप इंश्योर हो कि वो सभी लाइनें जो स्फीयर से पास हो रही हैं वो सिलेंडर से भी गुजर रही हैं। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि आपको हाइट तो 2r पे कंस्टेंट करनी होगी, लेकिन आप रेडियस कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी रेडियस के लिए या कितना भी बड़ा सिलेंडर आप इस स्फीयर के चारों तरफ बना दें, किसी भी रेडियस का बना दें, जो लाइन एक बार क्रिएट होंगी वो इस सिलेंडर के सरफेस से जरूर पास होंगी स्फीयर को क्रॉस करने के बाद। सो अब अगर मैं इस सिलेंडर के सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो इसके किसी छोटे से एलिमेंट्री सरफेस के लिए हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर इस सरफेस के लिए पैरेलल है एक दूसरे के। तो इस छोटे से डीएस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू होगी डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, यानी अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। सो हम यहां देख पा रहे हैं कि इस सिलेंडर के सरफेस के किसी भी पॉइंट तक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल करके जब अपना मैग्नीट्यूड देंगे तो वो इस सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगा। इस बात को समझने के लिए मैं इस सिलेंडर का जो टॉप डिस्क है उसको प्रेजेंट कर रहा हूं बोर्ड पे। एक बार ध्यान दें कि अगर मैं इस सिलेंडर के टॉप डिस्क को प्रेजेंट करूं बोर्ड में, तो इस डिस्क के किसी भी पॉइंट के लिए किसी भी एक्स वाई पॉइंट के लिए जो एक्स आई वेक्टर और वाई जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो आर के ही इक्वल होगा। यानी इस सिलेंडर के टॉप पे क्रिएट की गई डिस्क का अगर मैं फ्रंट व्यू शो करूं तो इस डिस्क के किसी भी सरफेस पॉइंट के लिए एक्स आई कैप और वाई जे कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर के बराबर होगा। तो ऐसे में अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो, इसका मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ए मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे, जो कि मैंने अभी बताया आर के बराबर होगा। और अगर मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे आर के बराबर है तो ये उसका स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए अपॉन आर के इक्वल होगा। यहां पर स्मॉल आर लिए गए सिलेंडर का रेडियस है, जबकि कैपिटल आर उस स्फीयर का रेडियस है जिसके सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट किया जाना है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो इस छोटे से सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस है, और इसे डॉट प्रोडक्ट से ओपन करने पर इस डी फाई का वैल्यू हो जाएगा ई मॉड डीएस मॉड इनटू कॉस 0 डिग्री। यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीएस सरफेसियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में 0 डिग्री एंगल है। किसी भी
सिलेंडर के सरफेस पे कंसीडर किए गए एरिया के लिए, तो डी फाई का जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा E, जिसका मैग्नीट्यूड A बाय R के इक्वल है, इंटू DS मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 अब नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसका सिग्मा समेशन करता हूं दोनों तरफ, तो इस सिलेंडर के कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो हो जाएगा A अपॉन R सिग्मा DS वेक्टर। और अगर ऐसे सभी एरिया बना के इस सिलेंडर के लिए सम किया जाए तो इस सरफेस एरिया की टोटल वैल्यू होगी 2 पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, जो कि 2R के इक्वल है। यहां पर यह ध्यान रखें कि हमने केवल कर्व्ड सरफेस एरिया को ही एरिया की प्लेस पे कंसीडर किया है, क्योंकि हमें स्फीयर के सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और हम देख पा रहे हैं कि वो सभी लाइंस जो स्फीयर के सरफेस को क्रॉस करके निकली हैं वो आगे चल के सिलेंडर के सरफेस के केवल कर्व्ड पार्ट से ही गुजरी हैं। टॉप और बॉटम डिस्क जो सिलेंडर में है उनसे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं हुई है, क्योंकि ये लाइनें रेडियल प्लेनर सिमेट्री मेंटेन करते हुए बन रही हैं। यहां पर रेडियल शब्द से कंफ्यूज ना करें, ये लाइनें स्फेरिकल रेडियल सिमेट्री मेंटेन करते हुए नहीं बनी है। इस फॉर्मूले को देख के क्लियर समझें कि ये लाइनें रेडियल तो हैं, लेकिन ये रेडियल होने के साथ साथ प्लेनर भी हैं, यानी रेडियस के अलोंग किसी एक प्लेन पर ये डेवलप हो रही है। यानी ये लाइनें जेड एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट से बनने वाला प्लेनर रिंग सिस्टम तैयार करेंगी। सिलेंड्रिकल सिमेट्री कहते हैं इस केस में लाइंस की सिमेट्री को। तो नेट फ्लक्स आ गया A अपॉन R इंटू 2 पाई R इंटू 2R। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल r कैंसिल हो चुका है। स्मॉल r का कैंसिल होना ये बताता है कि हमने जो थीम कंसीडर किया है कि कोई एक सिलेंडर स्फीयर को सराउंड कर ले और उसकी रेडियस कुछ भी हो, वो सही है। यानी रेडियस से इंडिपेंडेंट है ये आंसर, यानी सिलेंडर का रेडियस इस आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये सिलेंडर किसी भी रेडियस का हो, जो लाइंस एक बार जेड एक्सिस से डेवलप होगी वो इस सिलेंडर से जरूर पास होगी स्फीयर को क्रॉस करने के बाद। तो जितनी लाइनें इस स्फीयर को पास कर रही हैं वो इसके चारों तरफ बने किसी भी रेडियस के सिलेंडर से पास होंगी ही होंगी। हाँ, बस एक गलती ना करें कि आप इसके हाइट को 2R से ज्यादा ना माने, क्योंकि ऐसा करने से सिलेंडर का हाइट ज्यादा हो जाने के कारण कुछ ऐसी लाइंस भी इस सिलेंडर से पास हो जाएंगी जो इस सिलेंडर को पास करने से पहले कभी स्फीयर से होकर नहीं गुजरी होंगी। सो स्फीयर का फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप उतना ही सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं जिसका हाइट 2R के इक्वल हो। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन में फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। फ्लक्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने एक बार फिर डिस्कस किया। यहां पर हम देख पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट हो सकता है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो घट जाती है, लेकिन जो नेट फ्लक्स होता है वो फिक्स रहता है। यानी मैं बोलना चाहता हूं कि कोई पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस लेयर पे ज्यादा और इस लेयर पे कम होगी, लेकिन जब बात फ्लक्स कैलकुलेशन की आएगी तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां एरिया कम है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटी तो एरिया बढ़ गया। यानी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब नेट प्रोडक्ट फ्लक्स के रूप में कैलकुलेट किया जाता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है लेयर के मतलब लेयर की पोजीशन से। यानी अगर आप इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस इनर सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करते और उसके बाद इस आउटर सरफेस का फ्लक्स निकालते तो आप देखते कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। क्यों? क्योंकि जो लाइनें इस इनर सरफेस को पार करके निकलेंगी वो आउटर सरफेस को पार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। तो फ्लक्स कैलकुलेशन में इस सिमेट्री कांसेप्ट को यूज करके काफी हेल्प मिल जाती है। सो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इसका फाइनल आंसर होना चाहिए 4 पाई RA, जो कि बिल्कुल करेक्ट चॉइस है। थैंक यू।